Now today we will start with order 38, and you should keep in mind that order 38 must be coupled with section 94 and 95. तो 94 तो आप समझते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में क्लॉज ए और बी ऑर्डर 38 से स्पेसिफिकली डील करते हैं. अब सेक्शन 94 कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में ए इशू अ वारंट टू अरेस्ट and bring the defendant before the court to show cause why he should not give security for appearance, and if he fails to comply with any order to give security, then what will happen? The court may even commit him to civil prison. मतलब civil prison में डाल भी सकता है. Clause B कहता है direct the defendant to furnish security to produce any property belonging to him and place the same at the disposal of the court, or the court may order attachment of any such property. तो कोर्ट अटैचमेंट भी ऑर्डर कर सकता है अगर चाहे. तो क्लॉज ए और बी स्पेसिफिकली ऑर्डर 38 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो क्लॉज सी है वो टेम्परेरी इंजंक्शन के कंटेक्स्ट में, तो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे. सेक्शन 95 देखिए. सेक्शन 95 अब क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपने इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे या बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के या इम्प्रॉबेबल ग्राउंड्स पे ऑर्डर फॉर अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑब्टेन किया है या टेम्परेरी इंजंक्शन ऑब्टेन किया है, तो आप सेक्शन 95 में अप्लाई कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए. तो कंपनसेशन कितनी होगी? नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज. ठीक है. और इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एनी ऑर्डर which determines any such application shall bar any suit for compensation in respect of arrest, attachment or injunction. तो बेसिकली अगर आपने सेक्शन 95 में अप्लाई किया तो आप प्लेंटिफ को फर्दर सू नहीं कर पाएंगे फॉर एनी कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन. ये ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, क्योंकि सेक्शन 95 में बार टू द सूट क्रिएट होता है. दैट इज व्हाई यू शुड बी अवेयर रिगार्डिंग इट. सो लेट अस रीड व्हाट सेक्शन 95 सेज. सेक्शन 95 सेज कि वेयर इन एनी सूट इन विच द अरेस्ट और अटैचमेंट हैज बीन अफेक्टेड और टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, मतलब सेक्शन 94 में रेड विद ऑब्वियसली ऑर्डर 38 एंड 39 रिस्पेक्टिवली, इट अपीयर्स दैट द such arrest, attachment or injunction was applied on insufficient grounds. तो पहला जो ग्राउंड है क्लॉज ए में वो क्या है? कीवर्ड क्या है वहां पे? वो है insufficient grounds. दूसरा क्या है? the suit of the plaintiff fails. plaintiff का सूट फेल कर जाता है और कोर्ट को लगता है कि there was no reasonable or probable grounds for instituting such suit. ठीक है. कोर्ट को क्या लगता है कि सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई भी रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड्स नहीं थे. तो ऐसी सिचुएशन में यू बीइंग द डिफेंडेंट, यू मे अप्लाई टू द कोर्ट एंड गेट एन ऑर्डर अगेंस्ट द प्लेंटिफ फॉर कंपनसेशन फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज और वट एवर द कोर्ट मे डीम रीजनेबल इन योर केस. ठीक है. जो अपर लिमिट है, जो अमाउंट है, इट शुड नॉट एक्सीड रुपीज 50,000 रुपीज. ठीक है. तो अपर लिमिट के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, कोर्ट रीजनेबल कंपनसेशन आपको अवार्ड करेगा. जरूरी नहीं है कि 50,000 ही अवार्ड करे. मान लीजिए जो सिविल लिटिगेशन का सब्जेक्ट मैटर है वो 25,000 रुपए का ही है, तो 50,000 की कंपनसेशन वहाँ पे नहीं ऑर्डर करेगा. लेकिन मान लीजिए सिविल लिटिगेशन का मैटर जो है वो 1 लाख का है, तो हो सकता है 50,000 की कंपनसेशन ऑर्डर कर दे. इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. सो कोर्ट के लिए क्राइटेरिया है कि कोर्ट एक रीजनेबल कंपनसेशन अवार्ड करेगा, और रीजनेबल कंपनसेशन पे जो अपर लिमिट लगाई गई है वो ये है कि द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा. फिर प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट जब ये अवार्ड कर रहा है कंपनसेशन तो अपने पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड नहीं करेगा. अगर मान लीजिए कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 25,000 रुपए तक का है तो 50,000 तक की कंपनसेशन नहीं ऑर्डर कर सकता. वो 25,000 तक की ही कंपनसेशन ऑर्डर कर पाएगा सेक्शन 95 में. सो इट इज बाउंड बाय इट्स, द कोर्ट इज बाउंड बाय इट्स पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. सबसेक्शन 2 कहता है एनी ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन. सच अरेस्ट, अटैचमेंट
और इंजंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन आर क्वालिफाइड बाय द वर्ड सच. सच का मतलब है कि वो सेक्शन 94 के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, या सीपीसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, आप टेम्पररी इंजंक्शन या अरेस्ट बिफोर जजमेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है अंडर ऑर्डर 38. ठीक है. सो आई रिटरेट अगेन, सेक्शन 95 में क्लॉज ए में आपको किस चीज पे गौर करना है? दैट द ऑर्डर फॉर अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन वाज obtained from the court on insufficient grounds. ठीक है. और क्लॉज बी कहता है कि the suit of the plaintiff fails, और कोर्ट को लगता है there was no reasonable or probable grounds for instituting such suit. सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई भी रीजनेबल या प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं था, और उस सूट में जिसको इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड नहीं था, उसमें ऑर्डर फॉर अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जब जजमेंट ऑब्टेन किया गया है या इंजंक्शन ऑब्टेन किया गया, देन द कोर्ट लॉफुली विद इन इट्स जुरिसडिक्शन may invoke the power under section 95 if you being the defendant apply to the court for grant of a reasonable compensation. ठीक है. रीजनेबल कंपनसेशन की अपर लिमिट ध्यान रखिएगा, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 और वट एवर इज द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक. तो ये तो सेक्शन हो गए. अब जरा आते हैं ऑर्डर 38 पे. लेट अस डील विद द मीट्स एंड बोन्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्रोविजंस. अब ऑर्डर 38 कहता है, रूल 1, कि where the defendant may be called upon to furnish security for appearance. अब पहली चीज तो जो आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑर्डर किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे ऑब्टेन किया जा सकता है. सो मार्क दिस वर्ड. द रूल सेज वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट अदर देन द सूट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 16 क्लॉज ए टू डी. तो ये मार्क कर लीजिएगा कि मतलब ये वाला जो रूल है ये तब नहीं अप्लाई करेगा जब सूट इज कवर्ड बाय द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 16 क्लॉज ए टू डी. इमूवेबल प्रॉपर्टी से स्पेसिफिकली डील कर रहा है अंडर क्लॉज ए टू डी ऑफ सेक्शन 16. ठीक है. तब यू कैन नॉट ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर रूल 1. तब आप नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे अगर आप अप्लाई करेंगे. कोर्ट सीधे दिखा देगा कि देखिए रूल 1 में दिस हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम इट्स स्कोप. सो गोइंग फर्दर, the court is satisfied by an affidavit or otherwise that the defendant with intent to delay the plaintiff को delay करने के लिए, या to avoid any process of the court का process avoid करने के लिए, या to obstruct or delay the execution of decree that may be passed against him. obstruction का मतलब बाधा डालना, delay का मतलब आप समझते हैं कि prolong करना. तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? You can obtain an order under Rule 1. So, reading further, what does Rule 1 says? Rule says that defendant with the intent to delay the plaintiff or avoid the process of the court or obstruct or delay the execution, इस intention के साथ ये जो following acts करता है तो ऐसा ऑर्डर ऑब्टेन किया जा सकता है. What are the acts? He has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court, is about to abscond or leave the local limits of jurisdiction, has disposed of or removed from the local limits of the jurisdiction of the court his property or any part thereof. Or in clause B, the defendant is about to leave India under the circumstances affording reasonable probability that the plaintiff will or may thereby be obstructed or delayed in execution of any decree that may be passed against the defendant in the suit. The court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not furnish security for his appearance, provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant as sufficient to satisfy the plaintiff's claim, and such sum shall be held in deposit by the court until the suit is disposed of or until further orders of the court. तो बेसिकली क्या कह रहा है रूल 1? रूल 1 आपको बता रहा है कि अगर डिफेंडेंट विद द इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ, देखिए इंटेंशन यहाँ पे प्राइमरी है, जो एक्ट्स बताई गई है ना, इट शुड बी कपल्ड विद द इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट टू डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और obstruct or delay the execution of the decree. इस इंटेंशन के साथ अगर डिफेंडेंट absconded or left the local limits of jurisdiction or is about to abscond or
has disposed of or removed from the local limits of the court's jurisdiction any property or its part thereof, or is about to leave India under such circumstances that the plaintiff will be obstructed or delayed in execution of decree. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में इशू अ वारंट टू अरेस्ट. ठीक है. प्रोवाइजर्स आपको ये बता देते हैं कि अगर डिफेंडेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट submits the sum specified in the warrant sufficient to satisfy the plaintiff's claim, then he shall not be arrested. वो जो सम अगर वो डिपॉजिट कर देता है तो कोर्ट उसको अपनी कस्टडी में रखेगा till the suit is disposed of or till the further orders of the court as the case may be. तो आपको एम्बिट अभी समझना है. ठीक है. अच्छा, लोग क्या करते हैं, वो क्लॉज ए में सीधे 1, 2, 3 पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर डिफेंडेंट भागा लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से तो यू कैन अप्लाई अंडर रूल 1. नो, ऐसे नहीं चलता. ये जो एब्सकॉन्डमेंट है और लीविंग द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट जुरिसडिक्शन या पार्ट देयर ऑफ, इट शुड बी कपल्ड विद द इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ. ठीक है. या अवॉइड द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट या टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन. या जैसे कि क्लॉज बी में है, अगर वो इंडिया लीव कर रहा है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लीव करना चाहिए जहां पे एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी लगे कि प्लेंटिफ विल देयर बाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री. अब एक चीज का ध्यान रखिए, पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं. अब किसी के खिलाफ सूट फाइल हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब अपनी प्रॉपर्टी को लेके डीलिंग नहीं कर सकता या वो कोर्ट के लोकल लिमिट से जा नहीं सकता. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि देखिए, राइट टू ट्रैवल फ्रीली इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि merely because a suit has been filed against the defendant, it doesn't mean that now the defendant cannot deal with his property or his liberty to move freely has been arrested merely because of the fact that a suit has been filed against him. ऐसा नहीं होता. रूल 1 एक्शन में सिर्फ तभी आएगा जब डिफेंडेंट हैज डन द एक्ट स्पेसिफाइड with the intent to delay the plaintiff, avoid process of the court, or to obstruct or delay the execution of decree. तो ये intent should be coupled with these acts. Only then rule 1 comes into play. ठीक है? So as a judge, your primary duty would be to see that whether the defendant has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court or is about to do the same or is disposed of or removed from the local limits of jurisdiction of the court any part of his property with intent to delay the plaintiff or with the intent to avoid process of the court or with the intent to obstruct or delay the execution of the decree that might be passed against him. ये intent आपको determine करना होगा. Only then you can act under rule 1. Of course, you have to also see that the suit is not of the nature specified in section 16 clause A to D. Now what is the object of this rule? Why this rule is there in the first place? See, the object underlying these provision is to enable the plaintiff to realize the amounts of decree if one is eventually passed in his favor and to prevent any attempt on the part of the defendant to defeat the execution of such decree that may be passed against him. देखिए, ये ऑर्डर इसीलिए फ्रेम किया गया है कि प्लेंटिफ को एक अश्योरेंस हो कि अगर उसके फेवर में डिक्री पास होगी तो वो इस वजह से नहीं डिफीट हो जाए कि डिफेंडेंट हैज अब्सकॉन्डेड और हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो डिफेंडेंट जिससे प्लेंटिफ के पास एक सिक्योरिटी रहे, दैट इज व्हाई दीज ऑर्डर्स हैज बीन फ्रेम्ड अंडर ऑर्डर 38. Now there are certain conditions for the exercise of this power. An application of arrest that has been made by plaintiff that can be made at any time after the plaint is presented. Plaint present करने के किसी भी time के बाद the plaintiff can apply under order 38 rule 1. ठीक है? Even before the service of summons is effected on defendant, he may apply under order 38 rule 1. And before this extraordinary power may be exercised, the court has to be satisfied about the 2 conditions along with the conditions that has been mentioned in the section. तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटेंट क्या होना चाहिए और एक्ट क्या होनी चाहिए. That I have already told you. पर उसके अलावा 2 कंडीशंस हैं. क्या है? पहला,
the plaintiff's suit must be bona fide and his cause of action must be prima facie unimpeachable subject to proving his allegations in the plaint. ठीक, प्लेंटिफ का जो सूट हो वो बोनाफाइड हो और उसका कॉज ऑफ एक्शन जो हो वो अनइम्पीचेबल हो. दूसरा, the court must have reason to believe on adequate materials that unless this extraordinary power is exercised, there is a real danger that the defendant will remove himself or his property from the ambit of the powers of the court. कोर्ट को भी सेटिस्फाई होना होगा कि यहाँ पे एक खतरा है, और ये सेटिस्फैक्शन कोर्ट के पास कैसे आएगा? जब उसके सामने आप एडिक्वेट मटेरियल्स प्लेस करेंगे तभी कोर्ट सेटिस्फाई होगा. तो कोर्ट को भी ओपिनियन बनाना होगा कि देयर इज अ रियल डेंजर दैट द डिफेंडेंट विल एब्सकॉन्ड और विल रिमूव हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द एम्बिट्स ऑफ द पावर ऑफ द कोर्ट. मतलब कोर्ट के जुरिसडिक्शन से रिमूव कर देगा अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं एक्सरसाइज की गई. ठीक है, अब इंटेंशन क्या है वो सेक्शन बता रहा है, एक्ट्स क्या है वो सेक्शन बता रहा है. यू हैव टू कपल दीज टू थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू अलॉन्ग विद द ग्राउंड्स दैट हैज बीन मेंशन्ड इन रूल 1. ठीक है, I'll reiterate again, plaintiff का case must be bona fide, cause of action prima facie unimpeachable. Secondly, the court must have reason to believe on adequate materials and should be satisfied by the way of an affidavit or otherwise that unless this extraordinary power is exercised, there is a real danger that the defendant will remove himself or his property from the ambit of the powers of the court. या court के jurisdiction से वो property remove कर देगा. Object जरूर ध्यान रखिएगा ऑर्डर 38 का क्या है. इन प्रोविजंस का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, टू इनेबल द प्लेंटिफ टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ डिक्री वन इज इवेंचुअली पास्ड इन हिज फेवर. तो प्लेंटिफ के दिमाग में ये टेंशन नहीं होती है कि अगर मैं सूट जीत भी गया तो ऐसा ना हो कि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया, वो थर्ड पर्सन के पास चली गई और मेरी डिक्री बेकार हो गई. अगर प्लेंटिफ कहेगा यार मैं फिर सू करूं दूसरी पार्टी को, फिर लिस्पेंडिस के लिए अप्लाई करूं कि देखिए वो जो ट्रांसफर इलीगल है, फिर एक नई स्ट्रीम ऑफ लिटिगेशन बनेगी. तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है या जो अरेस्ट बिफोर जजमेंट है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को एक मेंटल सिक्योरिटी होती है कि अगर वो सूट जीत गया तो ही विल बी एबल टू रियलाइज द फ्रूट्स ऑफ हिज डिक्री. ठीक है, डिक्री में जो भी जीतेगा उसको रियलाइज भी कर पाएगा. अब रूल 2 कहता है कि where defendant fails to show such cause, the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance at any time when called upon while the suit is pending, and until satisfaction of any decree that may be passed against him in suit, or make such order as it thinks fit with regard to the sum which may be paid by the defendant under the proviso to the last preceding rule. Every surety for appearance of a defendant shall bind himself in default of such appearance and pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit. तो रूल 2 आपको बता रहा है कि अगर डिफेंडेंट कोई कारण नहीं दिखा पाया कि why he shouldn't give security for his appearance or give security or deposit sum of money which is sufficient to answer plaintiff claim etc. तो ऐसी सिचुएशन में उसको कोर्ट में मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा या अदर प्रॉपर्टी डिपॉजिट करनी पड़ेगी विच इज सफिशिएंट टू आंसर द प्लेंटिफ क्लेम, या ऐसी कोई सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी विच इज सफिशिएंट in order to compel his appearance in the court till the time the suit is pending, or till the time that if a decree has been passed against him, then till the satisfaction of the decree. A court chahe to make such other order as it thinks fit with having regard to the situation of the case. सब रूल 2 आपको बताता है कि अगर कोई श्योरिटी है, जब आप सिक्योरिटी फर्निश करते हैं देन देयर इज अ श्योरिटी एज वेल. तो जो भी श्योरिटी होगा फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट तो वो भी अपने आप को बाइंड करेगा इन द सेम वे कि इन डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट ही विल पे सच सम ऑफ मनी which the defendant might have been ordered to pay in the suit. मतलब उसको वही सम पे करना पड़ेगा जो डिफेंडेंट को पे करना पड़ता इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हिज अपीयरेंस. ठीक है, तो रूल 2 का एसेंस आप बेसिकली समझ सकते हैं, फेयरली सिंपल है, बेरेट बेस्ड है
कि डिफेंडेंट को जब शो कॉज नोटिस मिलती है और व्हेन ही फेल्स टू शो कॉज, जब दिखा नहीं पाता कि उसके पास कोई नेसेसरी कारण है, या मान लीजिए वो बता दे कोर्ट को, या कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि he has not absconded with the intent to delay the plaintiff या to avoid any process of the court or obstruct or delay the execution of the decree, इस बात को लेके कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और कोर्ट को लगता है कि the defendant might abscond or has absconded or is disposing of his property from the local limits of the court, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा आप सिक्योरिटी जमा करिए या ऐसा सम ऑफ मनी जमा करिए विच इज सफिशिएंट टू आंसर द प्लेंटिव क्लेम, ठीक है, टिल द टाइम सूट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और टिल द टाइम द डिक्री अगेंस्ट यू इफ एक्चुअली पास्ड इज सेटिस्फाइड और अनटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एज द केस में बी। अगर कोई अगर कोई श्योरिटी फॉर अपीयरेंस है फॉर अ डिफेंडेंट, देन ही शैल ऑल्सो बाइंड हिमसेल्फ इन द सेम वे, and in default of appearance of the defendant, he will pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit, ठीक है। तो यहाँ पे श्योरिटी को लेके जो प्रोविजन है वो काफी स्ट्रिक्ट है। Now rule 3 reads, procedure on application by surety to be discharged. A surety for the appearance of a defendant may at any time apply to the court in which he became a surety to be discharged from his obligation. अब इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है तो ऑब्वियसली ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि अगर श्योरिटी ने गलती से वो डिफेंडेंट का श्योरिटी बन गया है तो ही शुड हैव एन ऑप्शन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। नाउ रूल 3 प्रोवाइड्स द सर्कमस्टेंसेस कि कब वो अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो रूल 3 का सब रूल 1 तो आपको बताता है कि ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर दैट पर्पस। सब रूल 2 बताता है कि उस एप्लीकेशन on that application being made, the court shall summon the defendant to appear, और अगर उसे सही लगा तो may issue a warrant for his arrest. On the appearance of the defendant in pursuance to the summons or warrant or on his voluntary surrender, मतलब defendant खुद ही आगे surrender कर दे, the court shall direct the surety to be discharged from his obligation and call upon the defendant to find fresh surety, ठीक है, या फ्रेश सिक्योरिटी। तो अब एक चीज पे गौर करिए, जो श्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। मेरली ये नहीं आप सोच सकते कि पहले डिफेंडेंट ने सिक्योरिटी दी, फिर यू एज अ श्योरिटी अपीयर्ड बिफोर कोर्ट एंड देन बाउंड योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट when court has actually let off the defendant that okay you have given the sufficient surety, then after a week or month you apply to the court to be discharged from your obligation, और तब तक डिफेंडेंट भाग चुके हैं इंडिया से। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन से तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन के बाद जो डिफेंडेंट है समन पे या वारंट पे अपीयर होता है या वॉलंटरली कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है, तब जाके आपको डिस्चार्ज किया जाएगा आपके ऑब्लिगेशन से। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पीठ पीछे फाउल प्ले करें कि आपने पहले सिक्योरिटी दे दी, उसके बाद आप बोलते हैं कि ठीक है आप इंडिया से भाग जाओ, आप डिफेंडेंट को कह रहे हैं कि इंडिया से भाग जाओ और क्या कहते हैं मैं फिर रूल 3 में अप्लाई कर दूंगा और मैं अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलता। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के बाद कोर्ट समन करेगा डिफेंडेंट को, या विल गेट हिम अरेस्टेड, या डिफेंडेंट अगर खुद ही वॉलंटरी सरेंडर कर देता है तो ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन में डिफेंडेंट का अपीयरेंस इनसाइड द कोर्ट इज इनएविटेबल, वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। अगर डिफेंडेंट नहीं अपीयर किया यू वोंट बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन। डिफेंडेंट नहीं अपीयर किया, पता चला कि वारंट टू अरेस्ट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, वो समन्स पे भी नहीं आ रहा, वॉलंटरी सरेंडर तो खैर करने का सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहेगा कि ठीक है भाई जो भी सम देने के लिए आप बाउंड थे वो अब आप पे करिए एज अ श्योरिटी, वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। यू वोंट बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन तब, ठीक है। तो यू विल ओनली बी डिस्चार्ज जब आपने एप्लीकेशन दी और डिफेंडेंट एक्चुअली अपीयर्स इन द कोर्ट थ्रू वन वे और द अदर, चाहे वो वॉलंटरी सरेंडर करे या समन पे आ जाए या ही इज अरेस्टेड इन पर्सुएंस ऑफ वारंट टू अरेस्ट। ऐसे सिचुएशन में जब वो आ जाएगा कोर्ट में, अपीयर हो जाएगा कोर्ट में, तब जाके आप अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज होंगे एज अ श्योरिटी, और फिर कोर्ट बोलेगा डिफेंडेंट को कि गो एंड फाइंड अ फ्रेश सिक्योरिटी। अब रूल 4 कहता है
कि प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी. Where the defendant fails to comply with any order under Rule 2 or Rule 3, the court may commit him to civil prison until the decision of the suit, or where the decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied, provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for a longer period than 6 months, nor for a longer period than 6 weeks when the amount of value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees, provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. तो प्रोवाइजो को लेके थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि प्रोवाइजो कहता है कि इस रूल के अंदर आप किसी भी हाल में 6 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं हो सकते इन सिविल प्रिजन, और अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट 50 रुपये को एक्सीड नहीं करता है तो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकते. अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि ये अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है, इसको ज़रा कंपेयर करिएगा अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री. ठीक है, उसमें कितना पीरियड दिया हुआ है. सो आई वॉन्ट यू टू कंपेयर दिस रूल 4 अंडर ऑर्डर 38 विद सेक्शन 58. ठीक है, कंपेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि डिफरेंस क्या है. ये आपके लिए एक्सरसाइज है एक. तो ये तो आपका अरेस्ट को लेके ख़त्म हो गया, अरेस्ट बिफोर जजमेंट अंडर ऑर्डर 38. अब जरा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट पे आ जाते हैं. ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा अरेस्ट बिफोर जजमेंट को लेके कि कोई भी ऑर्डर जो पास हो रहा है फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट अंडर रूल 2 और फॉर डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर रूल 3 और फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर रूल 6, ये सारे ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, ये अपीलेबल ऑर्डर्स हैं. वाई आर दे अपीलेबल ऑर्डर्स? दे आर अपीलेबल ऑर्डर्स बिकॉज इफ यू लुक एट ऑर्डर 43 रूल 1 क्लॉज Q, तो वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेगा आपको. वो कहता है एन ऑर्डर अंडर रूल 2, रूल 3 और रूल 6 ऑफ ऑर्डर 38 वुड बी अपीलेबल. ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा. ऑर्डर 43 रूल 1 क्लॉज Q, तो इन ऑर्डर से अपील हो सकती है. ठीक है, दीज आर अपीलेबल ऑर्डर्स. तो नेक्स्ट वी कम टू अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. इसको लेके रूल 5 से आपके प्रोविजन शुरू होते हैं. अब अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी को, भले ही मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको वो अटैच कर सकता है. मतलब वो एक तरीके से उसके ट्रांसफर पे रोक लगा देता है. यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आपने अटैचमेंट के ऑर्डर के वायलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो आपका ट्रांसफर वॉइड होता है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि आप प्लेंटिफ हैं. ठीक है, आपने डिफेंडेंट के खिलाफ अप्लाई किया सिविल कोर्ट में और डिस्प्यूट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके. मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम है X. अब डिफेंडेंट को लगता है कि आप तो केस जीत जाओगे, तो वो सोचता है कि आपका क्लेम कैसे डिफीट करे. तो वो क्या करता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट वो लोगों से बात करने लगता है कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी आप हमसे ख़रीद लो, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा. आपको ये पता चल जाता है, आप ऑर्डर 38 में अप्लाई करते हो फॉर अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी. कोर्ट आपकी बात मान जाता है और आपके फेवर में ऑर्डर ग्रांट कर देता है. ठीक है, और ऑर्डर पास करता है दैट द प्रॉपर्टी X शैल बी अटैच सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. अब ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट को आगे चल के कोई पर्सन मिलता है वो इज इंटरेस्टेड टू बाय. अब डिफेंडेंट को तो पता है कि प्रॉपर्टी X तो अटैच हो चुकी है इन पर्सन्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, वो तब भी ट्रांसफर कर देता है थर्ड पर्सन को. अब ये जो ट्रांसफर है ना थर्ड पर्सन को जो डिफेंडेंट ने किया, ही हैज वायलेटेड द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. तो ऐसे में इनका ट्रांसफर वॉइड है. ठीक है, क्या है? वॉइड है. इनफैक्ट इफ यू रेफर टू सेक्शन 64 ऑफ द CPC, वो आपको सीधे बताएगा कि प्राइवेट एलिएनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर एन अटैचमेंट ऑर्डर हैज बीन इशूड वुड बी वॉइड. ठीक है, हाँ, अटैचमेंट ऑर्डर ऑब्टेन करने से पहले अगर कोई इंटरेस्ट है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या यू आर ऑनरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वाज पास्ड बाय द कोर्ट,
then in that situation it would be valid. That has been given in subsection 2. बट एक बार ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास हो गया और उसके बाद यू सीक टू क्रिएट अ राइट इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन यू कैन नॉट डू सो. ठीक है, बिकॉज एनी क्लेम which might be enforceable against the attachment in the eyes of law shall be void. ये बात आप सीधे ध्यान रखिएगा. अटैचमेंट ऑब्टेन करने का प्राइमरी पर्पस ही ये होता है कि अगर डिफेंडेंट कोई फर्दर क्लेम क्रिएट करना चाहे किसी और पर्सन का इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो ना कर पाए. ठीक है, तो अगर वो क्रिएट करता है उसके बाद देन द अटैचमेंट ऑर्डर वुड सुपरवीन द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, और जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में दैट वुड बी वॉइड. ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ध्यान रखिएगा, अटैचमेंट ऑर्डर के बाद अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो सारी चीजें वॉइड है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ अटैचमेंट. अब इस नॉलेज के साथ जरा आप रूल 5 पढ़िए. अब रूल 5 कहता है वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज. ठीक है, मटेरियल्स जिनसे सेटिस्फैक्शन होगा वो एफिडेविट से भी हो सकता है या दूसरे मटेरियल से भी हो सकता है, वट एवर यू मे प्लेस बिफोर द कोर्ट, is satisfied that the defendant with intent to obstruct or delay execution of decree. तो यहां पे इंटेंशन किस चीज का है? ऑब्स्ट्रक्शन और डिले ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इन शब्द को क्योंकि इंटेंशन दोनों के अलग अलग हैं. रूल 1 में जो अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात कर रहा है उसमें 3 इंटेंशन मेंशन किए गए हैं. इंटेंशन टू डिले प्लेंटिव, अवॉइड प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन. पर रूल 5 में दैट रिलेट्स टू अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, उसमें क्या इंटेंट रेलेवेंट है? ऑब्स्ट्रक्शन और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री. तो यू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. इस इंटेंशन के साथ क्लॉज ए और बी में एक्ट बताई गई हैं दैट शुड बी डन बाय डिफेंडेंट. क्या एक्ट्स हैं? दैट द डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ वोल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी or is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court. तो more or less same है. ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को कोर्ट के jurisdiction से बाहर ले जाना चाहता है या वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहता है या किसी थर्ड पर्सन को देना चाहता है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय इट either to furnish security कि आप security furnish करो, to produce that property or such portion thereof that would be sufficient to satisfy the decree, or appear and show cause कि why you shouldn't furnish security. तो या तो security furnish करिए that would be sufficient to satisfy the decree, या आप आइए और show cause, वो cause दिखाइए, कारण दिखाइए कि आपको security क्यों नहीं फर्निश करनी चाहिए. शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ. ठीक है, तो उसमें आप कारण बताते हैं कि क्यों आपको या आपके खिलाफ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए. तो आप कारण बताते हैं तो ठीक है, और अगर आप कारण नहीं बता पाते हैं तो कोर्ट क्या करेगा? इट विल अटैच योर प्रॉपर्टी. ठीक है, सब रूल 2 रीड्स दैट द प्लेंटिफ शैल unless the court otherwise directs specify the property required to be attached and estimate the value thereof. Sub-rule 3 reads that the court may also, in the order, direct conditional attachment of the whole or portion of the property so specified. Conditional attachment भी order कर सकता है. Conditional attachment mark कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है conditional attachment किधर है. तो rule 5 के sub-rule 3 में. Sub-rule 4 reads, if any order of attachment is made without complying with the provisions of sub-rule 1, such attachment shall be void. तो अगर you as a court do not comply with sub rule 1 कि जहां पे आपको पता है कि डिफेंडेंट का इंटेंट ये नहीं है टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और उसके साथ उसने वो एक्ट्स नहीं किए हैं दैट इज मेंशन्ड इन सब रूल 1, देन द अटैचमेंट ऑर्डर शैल बी वॉइड. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा इंटेंशन पे. जो एक्ट्स बताई गई है ना क्लॉज ए और बी में कि इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द वोल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और इज अबाउट टू रिमूव the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court, ये दोनों act should be coupled with the intent to obstruct or delay the execution of the decree, and you as a court should be satisfied by an affidavit or by other relevant materials that the defendant is about to commit these acts coupled with the intention as is specified under sub rule 1 of rule 5.
ठीक है, अगर आपने इससे कंप्लाई नहीं किया तो आपका अटैचमेंट ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये रिगर क्यों लगाई गई है। देखिए मेयरली बिकॉज अ सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब अपनी प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, सूट फाइल होने का मतलब ये नहीं कि आप अब अपनी प्रॉपर्टी से डील नहीं कर पाएंगे, या अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से डील करेंगे तो प्लेंटिफ आपके खिलाफ अटैचमेंट का ऑर्डर ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ये ऑर्डर बनाया गया है और ये रूल्स बनाए गए। ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे डिफेंडेंट डेलिबरेटली चाहता है कि मैं प्लेंटिफ का क्लेम सेटिस्फाई ना होने दूं, कि अगर प्लेंटिफ जीत भी जाए केस तब भी डिक्री को एंजॉय ना कर पाए। ये एक ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है जहां पे डिफेंडेंट इतना ऑब्स्टिनेट है या इतना कनिंग है कि ही इज थिंकिंग कि मैं प्लेंटिफ की डिक्री को कभी भी सक्सीड नहीं होने दूंगा। तो ये ऐसी सिचुएशन के लिए ये रूल्स बनाए गए। तो ठीक है, तो इस रूल का स्कोप जानिए और इस स्कोप के ही अंदर रहना है। तभी लेजिस्लेचर ने इंटेंशन भी बता के रखा है और इंटेंशन के साथ जो एक्ट्स हैं वो बताई हैं। दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको हमेशा इस बात पे क्लियर रहना होगा कि मेयरली बिकॉज अ सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, इट डजंट मीन दैट ही इज इनकैपेसिटेटेड टू डील विद हिज ओन प्रॉपर्टी, है ना। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं भी उन रीजंस पे डिस्कशन करूंगा, बड़े जनरल प्रिंसिपल का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, प्रेमराज मुंद्रा वर्सेस मोहम्मद मैनेक गाजी का 29 जनवरी 1951 को डिसाइड हुआ, कैलकाटा हाई कोर्ट का है। ये लोकस क्लासिकस है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट पे। ये प्रिंसिपल्स जो मैं बताऊंगा 14 प्रिंसिपल्स, ये आपको लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है, एज इट इज। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं इसमें? द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट हेल्ड that an order under Order 38, Rule 5 and 6 can only be issued if the circumstances exist as are stated therein. Circumstances बता दिया अभी। Second principle reads that whether such circumstances exist is a question of fact and must be proved to the satisfaction of the court. Proof कैसे होगा? By placing adequate materials, affidavits, etc. Third principle that the Honorable Court elucidated was that the court would not be justified in issuing an order for attachment before judgment or for security merely because it thinks no harm would be done thereby or that the defendant would not be prejudiced. तो कोर्ट ने बताया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बताया कि आप ये ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं पास कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि कोई हार्म नहीं होगा इससे या डिफेंडेंट प्रेजुडिस नहीं होगा इससे। नो, you have to satisfy the grounds as are mentioned. सिर्फ इसलिए ये ऑर्डर नहीं पास हो सकता because you think कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा. So be very clear upon that. Fourth principle that the High Court told you was that the affidavits in support of the contentions of the applicant must not be vague and must be properly verified. Vague नहीं होने चाहिए और proper verification होना चाहिए उनका allegations का. Where it is affirmed true to the knowledge or information or belief, it must be stated as to which portion is true to the knowledge, the source of the information should be disclosed, and the grounds for the belief must be stated. The fifth principle is that a mere allegation that the defendant was selling off his property is not sufficient, particulars must be stated. सिर्फ allegations अगर आपने affidavit पे दे दिया कि defendant अपनी properties बेच रहा है, सो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा, आपको पर्टिकुलरली बताना होगा। सो पर्टिकुलर्स मस्ट बी स्टेटेड कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है विद द इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और एडिक्वेट मटेरियल्स पेश करने होंगे जो कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेयरली बिकॉज अ सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, उसे डील नहीं कर सकता, ही कैन डू सो। ठीक है, दैट इज वाई दी अटैचमेंट के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, जो रिगर्स हैं, वो सर्टेन कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज वाई ये प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं और दैट इज वाई लेजिस्लेचर इज टेलिंग यू कि किन सिचुएशन में एक्सरसाइज करना है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया। सिक्स्थ प्रिंसिपल बताता हूं। देयर इज नो रूल दैट द ट्रांजैक्शंस बिफोर सूट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट मस्ट बी टू प्रिवेंट
फ्यूचर ट्रांसफर और एलिएशन। तो मतलब कोर्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि डिफेंडेंट का इंटेंशन क्या है, वो पास्ट ट्रांजैक्शन भी देख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो होता है, इट इज नॉट टू अफेक्ट द पास्ट ट्रांजैक्शन, इट इज टू अफेक्ट द फ्यूचर ट्रांजैक्शन या फ्यूचर ट्रांसफर और एलिएशन, उसको प्रिवेंट करता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ठीक है। Now rule 7 reads, where only a not rule 7, sorry, principle 7, where only a small portion of the property belonging to the defendant is being disposed of, no inference can be drawn in absence of other circumstances that alienation is necessary to defraud or delay the plaintiff's claim. अगर डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी का छोटा सा पोर्शन बेच रहा है तो ऐसे में कोई इन्फेरेंस नहीं ड्रॉ किया जा सकता इन एब्सेंस ऑफ अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कि एलिनेशन इज देयर टू डिफ्रॉड और डिले द प्लेंटिफ्स क्लेम। ठीक है। एट्थ प्रिंसिपल इज द मियर फैक्ट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एनफ। जस्ट ट्रांसफर कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। सिंस नोबडी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डीलिंग विद हिज प्रॉपर्टी सिंपली बिकॉज अ सूट हैज बीन फाइल्ड, देयर मस्ट बी एडिशनल सर्कमस्टेंसेस टू शो that the transfer is with an intention to delay or defeat the plaintiff's claim. ये intention दिखाना चाहिए। It is open to the court to look at the conduct of the parties immediately before the suit, कि suit से पहले का क्या conduct था parties का, and examine the surrounding circumstances, और उन circumstances के basis पे the court can draw inference as to whether the defendant is about to dispose of the property, and if so, with what intention is he disposing of the property, and the court is entitled to consider the nature and claim and the defense that has been put forward by the defendant. ठीक है। Principle 9 reads that the fact that the defendant is insolvent or is in acute financial embarrassment is a relevant circumstance but not by itself sufficient. Defendant की insolvency या financial condition बहुत weak होना, ये अपने आप में एक relevant circumstances है पर अपने आप में conclusive circumstance नहीं है। ठीक है। By itself it is not sufficient, there must be some additional circumstances as well. 10th principle is that in case of running business, the strictest caution is necessary. The mere fact that the business has been closed or that the turnover has diminished is not enough. मतलब commercial matters में आपको तो बहुत strictly ये power exercise करनी होगी, क्योंकि you might have an, आपके order का effect ऐसा हो सकता है कि it might bankrupt a company or bankrupt a person. That is why the court is saying कि रनिंग बिजनेस की सिचुएशंस में आप स्ट्रिक्टेस्ट कॉशन बरतिए। ठीक है। और अ मियर फैक्ट दैट अ बिजनेस हैज बीन क्लोज्ड या बिजनेस का टर्नओवर डिमिनिश हो गया, वो अपने आप में एनफ नहीं है। देयर शुड बी मोर सर्कमस्टेंस। 11th प्रिंसिपल इज दैट वेयर हाउएवर द डिफेंडेंट स्टार्ट्स डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टीज वन बाय वन immediately upon getting a notice of the plaintiff's claim, or where he had transferred the major portion of his properties shortly prior to institution of the suit and was in an embarrassed financial condition, these are the grounds from which the inference could be legitimately drawn that the object of the defendant was to delay and defeat the plaintiff's claim. अब जहां पे 11th प्रिंसिपल आपको बता रहा है कि जहां पे कोर्ट देखता है कि जैसे ही डिफेंडेंट के पास नोटिस गई कि भाई उनके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टीज बेचना शुरू कर दिए, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोर्ट देखता है कि डिफेंडेंट ने एक बहुत ही मेजर पोर्शन अपनी प्रॉपर्टी का सूट के इंस्टीट्यूशन से कुछ ही टाइम पहले बेच दिया है और साथ ही साथ वो एक एम्बेरेस्ड फाइनेंशियल कंडीशन में है, तो इनसे कोर्ट एक लेजिटिमेट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज टू डिले एंड डिफीट द प्लेंटिफ्स क्लेम। 12th principle is mere removal of properties outside the jurisdiction is not enough, but where the defendant with notice of the plaintiff's claim suddenly begins removal of his properties outside the jurisdiction of the appropriate court and without any other satisfactory reason, an adverse inference may be drawn against the defendant. Where the removal is to a foreign country, inference is greatly strengthened.
अब देखिए, एक तो होता है कि आप इंडिया में ही प्रॉपर्टी एक कोर्ट के जुरिडिक्शन से दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट ने फिर भी अगर डिसाइड कर लिया तो फिर वो दूसरे कोर्ट से ही डिक्री एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो इन्फेरेंस ग्रेटली स्ट्रेंथन हो जाता है, क्योंकि आप अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि कितने लोग इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट is a very powerful tool in the hands of the court to stop these kinds of people. अब वैसे तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट भी है, वो स्पेसिफिकली अब इन सिचुएशन से डील करती है। लेकिन अभी आप क्योंकि ऑर्डर 38 पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर 38 के कंटेक्स्ट में ही मैं बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में डाल रहा है, जैसे ही उसे नोटिस मिला कि सूट हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम, कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्डर ग्रांट कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा बिकॉज ही इज रिमूविंग हिज प्रॉपर्टी फ्रैक्टिकली द मोमेंट ही हैड द नोटिस ऑफ द सूट। डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि डिफेंडेंट प्रैक्टिकली अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जैसे उसे पता चला उसके खिलाफ सूट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इल इंटेंशन है, एंड ही वांट्स टू डिफीट और डिले द डिक्री दैट माइट बी पास्ड अगेंस्ट हिम। तो ऐसी सिचुएशन में वो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर दे सकता है। Now, 13th principle is that the defendant in a suit is under no liability to take any special care in administering his affairs simply because there is a claim pending against him. Mere neglect or suffering execution by other creditors is not a sufficient reason for an order under Order 38 of the CPC. अब डिफेंडेंट के ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं कि उसे कोई स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी अपने अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, मेयरली बिकॉज अ सूट हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, अब अगर प्लेंटिफ ये कहता है कि देखिए ये अपनी प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट करते हैं और ही सफरिंग एग्जीक्यूशन बाय द अदर क्रेडिटर्स एज वेल, दैट इज व्हाई यू शुड पास एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट इन माय फेवर, दैट इज नो ग्राउंड टू एक्सरसाइज दिस पावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटेंशन और एक्ट जैसी कि प्रिस्क्राइब की गई है रूल 5 में वैसी ही होनी चाहिए। और जो 14th और लास्ट प्रिंसिपल है वो ये है that the sale of properties at a gross undervalue या बेनामी ट्रांसफर are always good indications of an intention to defeat the plaintiff's claim. The court must, however, be very cautious about the evidence on these points and not rely on vague allegations. अब देखिए, आप ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके बेच रहा है, जो कि नॉर्मली कोई नहीं बेचता, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। कोई फाउल प्ले जरूर इन्वॉल्व है, डिफेंडेंट का मैलिफाइड इंटेंशन जरूर है, और ये इंटेंशन ऑर्डर 38 के रूल 5 के कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, दैट ही वांट्स टू डिफीट द प्लेंटिफ्स क्लेम। अगर सूट फाइल होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी बेच रहा है एट ग्रोस अंडर वैल्यू या बेनामी ट्रांसफर कर रहा है, तो ये अच्छे इंडिकेशंस हो सकते हैं कि डिफेंडेंट का इंटेंशन है टू डिफीट द प्लेंटिफ्स क्लेम। हाउएवर इसके लिए स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए, वेग एलिगेशंस नहीं। Now, why did I discuss the Calcutta High Court judgment? क्योंकि पहली बात तो ये लोकस क्लासिकस है, दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिकॉग्नाइज किया था इन द केस ऑफ रमन टेक एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स डिसाइडेड ऑन 20th November 2007। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स, that is application for arrest or attachment before judgment, grant for temporary injunction and appointment of receivers, is to prevent ends of justice from being defeated. This section 94 के context में बोल रहा है the object of order 38 rule 5 CPC in particular is to prevent any defendant from defeating the realization of the decree that may be ultimately be passed in the favor of the plaintiff, either by attempting to dispose of or remove from the jurisdiction of the court his movables. The scheme of Order 38 and the use of words to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him in Rule 5 make it clear that before exercising the power under the said rule, the court should be satisfied that there is a reasonable chance of a decree being passed in the suit against the defendant. Very important. इसको आप लिखिएगा कि कोर्ट को पहले ये सेटिस्फाई करना होगा कि देयर इज अ रीजनेबल चांस ऑफ अ डिक्री बीइंग पास्ड इन द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। दिस वुड मीन दैट द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ हैज प्राइमा फेसाई केस। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इफ द अवर्मेंट्स इन द प्लेंट
and the documents produced in support of it do not satisfy the court about the existence of a prima facie case, the court will not go to the next stage of examining whether the interests of the plaintiff should be protected by exercising the power under Order 38 Rule 5 CPC. मतलब plaintiff को prima facie case और एक unimpeachable cause of action तो दिखाना ही पड़ेगा. फिर second ground तब कंसिडर करेगा कोर्ट जब ये फर्स्ट ग्राउंड सेटिस्फाई कर दे कि द प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेसाई केस, कि उसके फेवर में डिक्री पास होगी और डिफेंडेंट के खिलाफ डिक्री पास होगी. ठीक है, प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास होगी और डिफेंडेंट के खिलाफ डिक्री पास होगी. इसके लिए प्लेंटिफ के पास एक प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए. प्राइमा फेसाई केस के साथ क्या सेकंड कंडीशन कपल होनी चाहिए कि उसका कॉज ऑफ एक्शन अनइम्पीचेबल होना चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन किसका? प्लेंटिफ का. ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब नेक्स्ट स्टेज पे कोर्ट मूव करता है ये देखने के लिए कि ओके डिफेंडेंट का इंटेंशन क्या है और इस इंटेंशन के साथ क्या वो ऐसी एक्ट कर रहा है विच इज कवर्ड बाय रूल 5 ऑफ ऑर्डर 38. इफ द आंसर इज यस एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, तब वो क्या करेगा? देन इट विल पास द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. ठीक है, कंटिन्यूइंग फर्दर देखें आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज वेल सेटल्ड that merely having a just or valid or prima facie case will not entitle the plaintiff for an order for an attachment before judgment unless he also establishes that the defendant is attempting to remove or dispose of his asset with the intention of defeating the decree that may be passed. Supreme Court is saying that just having a valid or prima facie case is not by itself sufficient. The second condition must also be satisfied that the grounds mentioned in Rule 5 of Order 38 are being established. वो grounds क्या हैं? वो grounds ये हैं कि defendant is attempting to remove or dispose of his asset with the intention of defeating the decree that may be passed in the suit. Equally well settled position is that where the defendant is removing or disposing of his assets, an attachment before judgment will not be issued if the plaintiff is not able to satisfy that he has a prima facie case. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑर्डर 38 रूल 5 सीपीसी की भी और साथ ही साथ कि प्लेंटिफ के पास एक प्राइमा फेसाई केस है और उसका कॉज ऑफ एक्शन अनइम्पीचेबल है. Then the Supreme Court says that the power under Order 38 Rules 5 CPC is a drastic and extraordinary power. Such power should not be exercised mechanically or merely for asking. It should be exercised sparingly and strictly in accordance with the rule. The purpose of Order 38 Rule 5 is not to convert an unsecured debt into a secured debt. Any attempt by plaintiff to utilize the provision of Order 38 Rule 5 as a leverage for coercing the defendant to settle the suit claim should be discouraged. Instances are not wanting where bloated and doubtful claims are realized by unscrupulous plaintiffs by obtaining orders of attachment before judgment and forcing the defendants for out-of-court settlements under a threat of attachment. A defendant is not barred from dealing with his property merely because a suit is filed or is about to be filed against him. Shifting of business from one premises to another premises or removal of a machinery to another premises by itself is not a ground for granting attachment before judgment. A plaintiff should show prima facie that his claim is bona fide and valid and also satisfy the court that the defendant is about to remove or dispose of his whole or part of his property with the intention of obstructing or delaying the execution of any decree that may be passed against him before the power is exercised under Order 38 Rule 5 of CPC. Court should also keep in view the principles relating to grant of attachment before judgment in Premraj Mudra versus Mohammad Manek Ghazi. अब कोर्ट ने ये जजमेंट मेंशन किया था, दैट इज व्हाई आई डिस्कस दैट जजमेंट बिफोर हैंड. उसके प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आपको इन दोनों केस लॉज का ध्यान रखना है. ये दोनों केस लॉज लोकस क्लासिकस हैं इस पॉइंट पे. अगर आपने ये दोनों केस लॉज लिख दिए, प्रिंसिपल्स लिख दिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ऑफ कोर्स आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप सेक्शन पहले लिखते हैं और उसके बाद केस लॉ लिखते हैं. आई ऑलवेज टेल यू सेक्शन फर्स्ट, केस लॉ सेकंड. ठीक है, नाउ लेट अस रीड रूल 6. रूल 6 कहता है
Attachment where cause not shown or security not furnished. Where the defendant fails to show cause why he should not furnish security or fails to furnish the security required within the time fixed by court, the court may order that the property specified or the portion thereof as is sufficient to satisfy the decree may be attached. Subrule 2 reads that the defendant, where the defendant shows cause or furnishes security and the property specified or any portion of it has been attached, the court shall order the attachment to be withdrawn or make such other order as it thinks fit. अगर defendant security दे देता है तो फिर जो order of attachment है withdraw हो जाएगा, या अगर defendant दिखा देता है कि is a valid cause और ऑर्डर फॉर अटैचमेंट उसके खिलाफ नहीं देना चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट चाहे तो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट विड्रॉ कर सकता है. ठीक है, रूल 6 याद रखिएगा, अपीलेबल है. अगर अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट देता है देन इट इज़ अपीलेबल. आप अपील पे जा सकते हैं एज अ डिफेंडेंट. आपके खिलाफ अगर मान लीजिए ऑर्डर फॉर अटैचमेंट दे दिया एंड यू आर अग्रीड विद इट, यू कैन गो इन अपील. रूल 6 इज अपीलेबल, इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर. बता चुका हूँ कि ऑर्डर 43 का रूल 1 देखिएगा. अब रूल 7 पे आ जाते हैं. मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट. अब यहाँ पे है कि अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. अब ये कहाँ पे है? अब ऑर्डर 21 रूल 41 से 57 तक है ये. ठीक है, देख लीजिएगा उसे. रूल 8 रीड्स एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट. वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू in regards to property attached before judgment, such a claim shall be adjudicated in the manner hereinbefore provided for the adjudication of claims to property attached in execution of decree for payment of money. ये आपको मिलेगा ऑर्डर 21 रूल 58 में. उसको फाइनली डिटरमाइन किया जाता है, समरली नहीं डिटरमाइन किया जाता. बी वेरी क्लियर अपॉन दैट. ठीक है, एग्जीक्यूशन को हम लोग बाद में डील करेंगे. अभी बस मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्या रूल किधर है, कहाँ से किसको इंटरलिंक करना है. रूल 9 कहता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन द सिक्योरिटी फर्निश्ड और द सूट इज डिसमिस्ड. Where the order is made for attachment before judgment, the court shall order the attachment to be withdrawn when the defendant furnishes the security required together with the security for cost of attachment or where the suit is dismissed. अगर plaintiff का suit dismiss हो जाता है तो क्या होगा? Order for attachment withdraw हो जाएगा. या अगर defendant security दे देता है along with the cost for attachment तो क्या करेगा? Court अटैचमेंट का ऑर्डर विड्रॉ कर लेगा. रूल 10 says attachment before judgment not to affect the rights of strangers nor bar the decree holder for applying for sale. Rule 10 says कि attachment before judgment shall not affect the rights existing prior to attachment. मार्क कर लीजिए से, ये prior attach, ये उन rights की बात कर रहा है which is prior अटैचमेंट ऑर्डर से पहले एग्जिस्ट करते हैं. अटैचमेंट ऑर्डर के बाद नहीं एग्जिस्ट कर सकते, क्योंकि अगर अटैचमेंट ऑर्डर के बाद अगर आपने एज अ डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को लेके कोई राइट्स बनाने की कोशिश की विच इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, तो ऐसे राइट्स वॉइड हो जाएंगे. ठीक है, सो ये उन राइट्स की बात कर रहा है विच एग्जिस्ट प्रायर टू द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. सो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स एग्जिस्टिंग प्रायर टू अटैचमेंट ऑफ पर्सन्स नॉट पार्टीज टू द सूट, जो सूट की पार्टीज नहीं है, nor bar any person holding a decree against defendant from applying for sale of property under attachment and execution of decree. तो ना ही वो प्रायर राइट्स को अफेक्ट करेगा which has been created before the order of attachment has been made, provided such persons are not parties to the suit जिनके फेवर में वो राइट क्रिएटेड है, nor it will bar a decree holder from applying against the defendant सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. ठीक है, तो डिक्री होल्डर के राइट प्रेजुडिस नहीं होंगे, और किसके राइट नहीं प्रेजुडिस होंगे? ऐसे थर्ड पर्संस के वो आर नॉट पार्टीज टू द सूट जिनके फेवर में उस प्रॉपर्टी के फेवर में राइट क्रिएट हुआ है विच इज सब्जेक्ट टू अटैचमेंट. और वो राइट कब क्रिएट होना चाहिए? प्रायर टू द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. ठीक है, द राइट शुड बी क्रिएटेड प्रायर टू द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. क्योंकि अगर राइट हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट तो क्या होगा? इट वुड बी वॉइड हो जाएगा वो. ठीक है, दैट इज वाई रूल 10 रीड्स दैट द राइट शुड एग्जिस्ट प्रायर टू द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. रूल 11 रीड्स प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो इसकी हेडिंग ही पढ़ के आप सीधे
काम चला सकते हैं कि अगर एक बार अटैच कर ली गई तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में रीअटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर अगर कंटिन्यू होता जा रहा है देन यू डोंट नीड टू रीअटैच इट अगेन. रूल 11A रीड्स दैट जो भी रूल्स हैं अटैचमेंट मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर ऑर्डर 21 वो सारे अप्लाई करेंगे. और देन सब रूल 2 रीड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, any attachment made before judgment in the suit which is dismissed for default shall not become revived merely for the reason of the fact that the order of dismissal of the suit for default has been set aside and the suit has been restored. अब बेसिकली डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या होता है आप जानते हैं. अगर प्लेंटिव अपीयर ही नहीं करेगा सूट डिसमिस हो सकता है. तो अगर मान लीजिए डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो जाए और ऑर्डर फॉर अटैचमेंट भी लिया गया था, उसके बाद प्लेंटिव आया ही नहीं, कोर्ट ने क्या किया, सूट डिसमिस कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट रिवाइव कर जाएगा अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने सफिशिएंट कॉज दिखा के सूट रिस्टोर करवा दिया? द आंसर इज नो. मैं आपको कल ही बता चुका हूं इंसिडेंटल और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में डिफरेंट. सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स वोंट रिवाइव मेयरली बिकॉज द सूट हैज बीन रिस्टोर्ड. ठीक है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में तो ऐसा हो सकता है कि दे डू रिवाइव, लेकिन सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स डू नॉट. yesterday I told you the difference between the two things कि incidental proceedings क्या होती हैं और supplemental proceedings क्या होती हैं. याद रखिएगा, supplemental proceedings are initiated with the view to prevent end of justice from being defeated. Incidental proceedings are taken as a recourse in the aid of ultimate decision of the suit. So any order passed in aid of the suit are auxiliary powers. Whenever an order is passed by the court in exercise of its auxiliary powers in the incidental proceedings, the same may revive on the revival of the suit, but so far as supplemental proceedings are concerned, the court will have to pass a fresh order. They do not revive. तो अटैचमेंट के कंटेक्स्ट में यहाँ पे सीधे लेजिस्लेचर ने डाउट क्लियर कर दिया है, और अक्सर ये डाउट चलता था कोर्ट्स के बीच में, पर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली वरीद जेकब वर्सेस सोसम्मा गी वर्गीज एंड अदर्स में ये मेंशन किया था. इंसिडेंटल और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस बताया, और ऑर्डर 38 के कंटेक्स्ट में और 39 और 40 के भी कंटेक्स्ट में बोला कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट एज ऑल्सो एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन कैन बी ग्रेव. By reasons of such order, a right of a party to the list may be affected or remain under suspended animation. By reason of an interlocutory order, whether in terms of order 38 or order 39 or order 40, a person's right to transfer a property may remain suspended, as a result whereof he may suffer grave injury. When the suit is dismissed for default, he may exercise his right. If it is to be held that on restoration of the suit, the order of attachment before judgment or an order of injunction is automatically revived, the result would be that the status of the parties would be in same position as on the date of passing the initial interlocutory order, and they may be proceeded with violation of the order of injunction or an order for attachment before judgment, or for violation of an order of attachment before judgment. The right of a subsequent purchaser may also be affected. By reason of taking recourse to a supplemental proceeding, the right of the parties, and in some cases the right of even third parties, cannot be allowed to be taken away. कोर्ट कह रहा है कि अगर हमने ये होल्ड कर दिया कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में अगर सूट डिसमिस हो गया तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग रिवाइव हो जाती है ऑन द सूट बीइंग रिस्टोर्ड टू द फाइल, तो ऐसी सिचुएशन में उसका इफेक्ट ये होगा कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो हमेशा एग्जिस्टेंस में था. तो अगर किसी ने उसका बीच में वायलेशन किया तो उसको पनिशमेंट हो सकता है. ऐसे में अगर मान लीजिए अटैचमेंट बिफोर जजमेंट था तो वो थर्ड पार्टीज के भी राइट अफेक्ट करेगा. तो कोर्ट ने बोल दिया कि हम ऐसा नहीं होल्ड करेंगे. हालांकि नेगेटिव लैंग्वेज में बोला है, तभी मुझे आपको पॉजिटिव लैंग्वेज में बताना पड़ रहा है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि बाय टेकिंग रिकोर्स टू सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड द राइट्स ऑफ इवन अ थर्ड पार्टी कैन नॉट बी अलाउड टू बी टेकन अवे. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स इन शॉर्ट डू नॉट रिवाइव व्हेन द सूट इज रिस्टोर्ड. ठीक है, अगर एक बार प्लेंटिफ का सूट इज डिसमिस फॉर डिफॉल्ट और फिर वो सफिशिएंट कॉज दिखा के सूट रिस्टोर कर देता है, तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स
और उसके परसुएंस में जो भी ऑर्डर पास हुए हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं रिवाइव करते, उसके लिए फ्रेश ऑर्डर पास करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको लेके बहुत क्लियर रहिएगा। अब रूल 11 का सबसेक्शन 2 भी आपको डाउट क्लियर कर देता है कि दे डू नॉट रिवाइव मेरली फॉर द रीजन दैट द ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट हैज बीन सेट असाइड एंड द सूट हैज बीन रिस्टोर्ड, ठीक है। इसके लिए भी आप क्लियर रहिएगा। रूल 12 सेज agricultural produce not attachable before judgment. It says nothing in this order shall be deemed to authorize the plaintiff to apply for attachment of any agricultural produce in possession of the agriculturist or empower the court to attach attachment or production of such produce. अब रूल 13 रीड्स की कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता। सो वो तो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है कि वाई कांट इट डू सो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज जो है वो टाइटल नहीं डिसाइड कर सकता, और जो अटैचमेंट के लेके जो प्रोविजंस हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के ऊपर एक बार होता है कि इट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर अंडर ऑर्डर 38 विद रिगार्ड्स टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप सेक्शन 7 देखते हैं तो वो भी आपको यही बात कहता है कि सीपीसी में कुछ चीज़ें जो हैं दे हैव बीन एक्सेप्टेड, EXCEPTED की बात कर रहा है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के कॉग्निजेंस से बाहर की गई हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड, ये ए वाला एक्सेप्टेड नहीं है, ये ई वाला एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड, दे हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। Execution of decree in relation to the suits which relates to immovable property, or so much of the suit which relates to section 94 and 95 so far as authorized and relates to order for attachment of immovable property, injunction, appointment of receiver in immovable property, or interlocutory orders referred to in clause E of section 94 in context of immovable property, ठीक है। and also section 96 to 112 and 115। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के ऊपर एक एम्बार्गो क्रिएट किया गया है। वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज की जुरिडिक्शन से थोड़ा वो बाहर रहते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, ध्यान रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं डिसाइड कर सकता, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से यूजुअली वो डीलिंग नहीं करता, और अटैचमेंट या उसको लेके टेम्पररी इंजंक्शंस का ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ये आपको ऑर्डर 38 का रूल 13 भी बताता है, और सेक्शन 7 ऑफ सीपीसी भी बताता है। सेक्शन 7 से उसे इंटरलिंक करिएगा, इट इज़ वेरी एसेंशियल, तभी आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं वेयर एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट इज डिटरमाइंड, ठीक है। पहली सिचुएशन ये होती है जहाँ पे डिफेंडेंट सिक्योरिटी दे देता है, इट फर्निशेस द सिक्योरिटी। सेकेंड सिचुएशन ये होती है जहाँ पे अटैचिंग क्रेडिटर अबैंडन्स और विड्रॉज अटैचमेंट। थर्ड सिचुएशन होती है where the suit is dismissed, with फोर्थ सिचुएशन होती है where the decree is satisfied, फिफ्थ सिचुएशन होती है where the decree is reversed or set aside, सिक्स्थ सिचुएशन होती है where the court releases the property, सेवेंथ सिचुएशन होती है where after the attachment application for execution is dismissed, और एट्थ सिचुएशन होती है where the decree holder fails to do what is required to do under the decree। ऐसी सिचुएशन में जो अटैचमेंट है वो डिटरमाइन हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, लॉ में डिटर्मिनेशन की मीनिंग अलग है। ये आपका वो वाला डिटर्मिनेशन का वर्ड नहीं है जो हम लोग दूसरे सेंस में यूज़ करते हैं, यू शुड बी डिटरमाइंड। लॉ में डिटर्मिनेशन के सेंस का मतलब है समथिंग विच इज़ टर्मिनेटेड और समथिंग विच इज़ सेटल्ड, या कोई डिस्प्यूट सेटल होना ड्यू टू अथॉरिटेटिव डिसीजन ऑफ द जज। कोई चीज़ टर्मिनेट ज़रूर होती है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। उसको लीगल पार्लेंस में इन सिचुएशंस को कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट। तो मैंने आपको 7 सिचुएशन दी हैं, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक सिचुएशन ये होती है कि क्या ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज़ रिवाइजेबल और नॉट। तो वो केस डिसाइडेड की डेफिनेशन में आता है, इट इज़ रिवाइजेबल। वैसे ही अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज़ ऑल्सो रिवाइजेबल, पर बेसिकली यू विल प्रेफर अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर्स। अपील करने के बाद जब आपका अपील का पोर्शन एक्सपायर हो जाता है कि अब आप अपील नहीं कर सकते, देन यू प्रेफर एन रिविजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। प्राइमरली इट इज़ बेटर फॉर यू टू अप्लाई फॉर अपील, ठीक है। यूजुअली अगर अपील का वेन्यू आपके पास होता है तो रिविजन नहीं होता, लेकिन इन सिचुएशंस में क्या होता है कि एक बार आपका अपील का वेन्यू एग्जॉस्ट कर गया कि आपने ये ऑर्डर पास किया, ट्रायल कोर्ट ने आपके खिलाफ, आप अपील पे मूव किए,
अपीलेट कोर्ट पे, अपीलेट कोर्ट अग्रीड विद द ट्रायल कोर्ट। ऐसे सिचुएशन में आप कहाँ जाएंगे? फर्दर अपील तो कर नहीं सकते, सेकंड अपील नहीं होती है अपीलेबल ऑर्डर्स के कंटेक्स्ट में। क्या करेंगे? यू कैन अप्लाई फॉर रिवीजन, अगर रिवीजन के ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहे हैं तो, ठीक है, 115 में। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो अटैचमेंट होता है ना, ये गारंटी होती है एक तरीके से कि अगर डिक्री प्लेंटिफ को मिलती है तो जो डिक्री है वो सेटिस्फाई होगी एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इन फ्रंट टू अस फॉर वांट ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, कि डिक्री फेल नहीं होगी इस कारण से कि भाई डिफेंडेंट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है, ठीक है। तो एक तरीके से अटैचमेंट की वजह से प्लेंटिफ मेंटली सिक्योर हो जाता है कि अगर आप केस जीत गए, डिक्री आपके फेवर में पास हो गई, देन यू विल गेट अ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर डिक्री। लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि अ प्लेंटिफ गेट्स अ टाइटल in the property. He does not get a title. Order for attachment does not grant a title to a person. Be very particular about that. फिर लास्टली आपको क्या करना होगा? ऑर्डर 38 को लिंक करना होगा सेक्शन 95 से, ठीक है। कि अगर ऐसे में आपका आंसर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि अगर प्लेंटिफ ने इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे ऑर्डर ऑब्टेन किया है या उसका सूट फेल कर जाता है और कोर्ट को लगता है कि देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर सूट, तो यू बीइंग द डिफेंडेंट कैन अप्लाई फॉर अ कंपनसेशन, रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹50,000। और फिर उस सिचुएशन में बार टू द सूट के लिए भी अवेयर रहिएगा। तो सेक्शन 95 से हमेशा इंटरलिंक करिएगा ऑर्डर 38 को भी और ऑर्डर 39 को भी। प्राइमरली अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे ऑर्डर 39 पे, क्योंकि उस पर भी काफ़ी इलैबोरेशन करना है, वो काफ़ी नुआंस्ड और बड़ा टॉपिक है। तो प्राइमरली तो आपके लिए ये हो गया। अब आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है, उसका ध्यान रखिएगा। पहले तो मैंने आपको जो कंपैरिजन की बात की है कि ज़रा ऑर्डर 38 का रूल 4 कंपेयर करिएगा सेक्शन 58 से, साथ ही साथ मैंने आपको जो कुछ प्रोविजंस इंटरलिंक करने को बताए हैं उनको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सीपीसी में इंटरलिंकिंग बहुत है ना। सीपीसी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, तभी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। तो इसको पढ़ना ऐसे ही पड़ता है, यू कैन नॉट रीड इट इन अ सीक्वेंस। प्रोसीजरल लॉ में हमेशा बताता हूँ कि आपको एक पैटर्न से पढ़ना होता है। आप सेक्शन 1 से लेके एकदम लास्ट तक नहीं पढ़ सकते कि आप सेक्शन 1 से शुरू हुए और एकदम लास्ट तक पढ़ेंगे, यू विल बी लॉस्ट। आपको ये समझ में आएगा क्या चीज़ पहले हो रही है, क्या चीज़ बाद में हो रही है। सो दैट इज़ वाई गो इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ाइन दैट आई एम टीचिंग यू, और जो इंटरलिंकिंग करने के लिए जो प्रोविजंस बताए हैं उस पर स्पेसिफिकली फोकस करिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस पर स्पेसिफिकली फोकस करें। और सीपीसी में बेयर एक्ट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑर्डर्स अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए जितना भी पढ़ाया गया है। ऑर्डर 38 अपने आप में बड़ा ऑर्डर नहीं है, आपको किन किन सिचुएशंस से अवेयर रहना है। रूल 1 के ग्राउंड्स को लेके अवेयर रहिएगा, रूल 2 के ग्राउंड्स को लेके अवेयर रहिएगा, फिर रूल 5 और 6 के ग्राउंड्स को लेके अवेयर रहिएगा। और बाकी बेसिक अवेयरनेस की बात है कि अगर डिफेंडेंट ने सिक्योरिटी दे दी तो आप विड्रॉ कर लेंगे, प्लेंटिफ का सूट फेल हो गया तो क्या होगा, द अटैचमेंट शैल बी टर्मिनेटेड, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके लिए आपको बेसिकली रूल नहीं कोट करने की जरूरत है। भाई कोट कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ना भी याद रहा रूल तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे कंडीशन लेजिस्लेचर ने बताई हैं आपको वहां पे कंडीशंस को लेकर अवेयर रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंशन द पर्टिकुलर कंडीशंस, और उन कंडीशंस का स्कोप क्या है, उन कंडीशंस को कैसे कोर्ट अप्रिशिएट करेगा, किस मटेरियल पे अप्रिशिएट करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, इन सिचुएशंस को लेकर अवेयर रहना है। तो मैंने जो केस लॉज बताए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही केस लॉ हैं लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लोकस क्लासिकस हैं, ठीक है। सो बी अवेयर रिगार्डिंग दैट, इसको रिवाइज करिएगा। सो दैट इज इट फॉर योर ऑर्डर 38। I will now see you in the next lecture of temporary injunctions.